2023 का जो 8वीं बोर्ड का पेपर होने वाला है उसके लिए मॉडल पेपर जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम 8वीं बोर्ड का मॉडल पेपर देखेंगे। जो आपके 2023 का पेपर आएगा वो उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, अबसद के प्रश्न कितने आएंगे, रिक्त स्थान वाले प्रश्न कितने आएंगे, बड़े सवाल कितने आएंगे, इन सभी की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो ये आपका बोर्ड पेपर का जो पैटर्न है वो इसी प्रकार से रहने वाला है। आपका जो बोर्ड का जो पेपर आएगा बिल्कुल इसी प्रकार का आएगा। तो हम आपको पूरा ही पेपर यहाँ पे सोल्व करके बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे अबसद वाले, फिर आपके वन लाइनर कितने आएंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले कितने आएंगे, सत्य असत्य वाले कितने आएंगे, इन सभी प्रश्नों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना। और आगे के जितने भी पेपर्स हैं वो भी मैं अपलोड करूंगा, चाहे साइंस का पेपर है वो भी मैं डाल दिया, साइंस का भी देख सकते हो आप, उसमें विज्ञान का, हिंदी का, इंग्लिश का, ठीक है, वो सारे पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारे के सारे वेब पेपर देख सकते हैं। 8वीं क्लास की जो बोर्ड परीक्षा 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आपको जो इसका लिंक मिल जाएगा सभी पेपर का, तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं। और 8वीं क्लास का जो बोर्ड ग्रुप है वो जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। व्हाट्सअप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो हम गणित का पेपर देख लेते हैं इसमें कि आपका गणित का जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा। तो 6 जो प्रश्न है आपके वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, अबसद वाले जो प्रश्न आएंगे वो आपके 6 प्रश्न आएंगे। टाइम जो रहेगा आपका 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको, और 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। ठीक है, ये गणित का पेपर सोल्व कर लेते हैं हम पहले। तो ये 6 प्रश्न आपके अबसद वाले पहले सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है अबसद में कि एक संख्या दे रखी है आपको -13, इस -13 का आपको गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो गुणन प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम का सवाल हर बार पूछा जाता है, हम दोनों आपको इसमें समझाएंगे। गुणन प्रतिलोम क्या होता है, जब आपको अकेली संख्या दे रखी है तो उसका गुणन प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसको हम 1 के बटा में लिख लेते हैं। तो -13 का गुणन प्रतिलोम कितना आएगा, -1/13, आपका ऑप्शन नंबर स दे रखा है। लेकिन यही सवाल आपको इस रूप में दे रखा हो कि -2/3 का आपको गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस 3 को तो ऊपर ले जाएंगे और इस -2 को नीचे ले आएंगे, ये इसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। ये तो इसका गुणन प्रतिलोम है, ऊपर नीचे कर देते हैं वो वाली संख्या को। लेकिन अगर आपको ये इसका जो योज्य प्रतिलोम पूछे, गुणन की जगह पे ये आपको इसका योज्य प्रतिलोम पूछे, तो योज्य प्रतिलोम में क्या करते हैं, उसका निशान बदल देते हैं। अगर प्लस वाला है तो उसको माइनस में लिख लेते हैं और माइनस वाले को प्लस में लिख लेते हैं। जैसे -13 है तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा, +13 हो जाएगा। और जैसे ये वाला -2/3 है, इसका योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना, तो इसका योज्य प्रतिलोम 2/3 हो जाता। योज्य प्रतिलोम में केवल इसका निशान चेंज होता है, और गुणन प्रतिलोम में संख्या को ऊपर नीचे कर देते हैं, ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या को ऊपर कर लेते हैं। जैसे इसके बट्टे में कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे और फिर इसको उल्टा कर देंगे, तो ये 1/13 इसको लिख लेंगे माइनस में। वैसे लिखेंगे गुणन में तो उल्टा करके, और योज्य प्रतिलोम में उसका जो निशान होता है उसको हम बदल देंगे, प्लस वाली संख्या को माइनस में लिख लेंगे और माइनस वाले को प्लस में लिख लेंगे। अगला सवाल देखो, तो इसका उत्तर कितना लिखोगे आप, 1/-13। फिर दूसरा सवाल आपके ये कि एक संख्या दे रखी 9, इसका आपको गण ज्ञात करना है। तो गण क्या होता है, गण का मतलब किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करना। जैसे a का गण पूछे तो a को हम 3 बार गुणा करेंगे, a की घात 3 है तो a। अब a की जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे हमारे पास में 9 है, तो 9 का गण ज्ञात करने के लिए हम 9 को 3 बार गुणा करेंगे, 9 × 9 करेंगे, तो 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 में 81, और एक बार और 9 से गुणा करेंगे, तो 9 को 81 को 9 से गुणा करें तो 9 एकम 9, 9 को 8 से गुणा करेंगे, 8 9 में 72, तो ये 729 इसका उत्तर आ जाएगा। 9 का गण कितना होता है, 729, आपके ऑप्शन नंबर द में दे रखा है 729, ये अपना आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको 6 का गण बताना है कि 6 का गण कितना होता है, 6 को 3 बार गुणा करके उत्तर निकालना। ये जो 27 दे रखी है वो 27 किसके गण है, तो 3 का गण है। 3 × 3 × 3 करेंगे 3 बार, तो इसका गण आएगा वो 27 आएगा। 3 × 9 और 9 × 27 आ जाएगा, 3 × 9 और 9 × 27 आएगा। सेम आपको एक संख्या दे रखी 81, तो 81 जो है वो आपके 9 के वर्ग है। ये 81 क्या है, 9 के वर्ग है। 9 को 9 से गुणा किया तो 81 आ गया। तो 9 का वर्ग पूछे तब तो आप 9 × 9 करोगे, 9 × 9 9 में 81 आ जाएगा। और फिर आपको एक संख्या और दे रखी है ये 343, तो 343 आपके 7 के गण है। 7 को जब आप 3 बार गुणा करोगे आपस में, 7 × 7 × 7 करोगे 3 बार, तो ये 7 के गण आ जाएगा। 7 7 49 आएगा, और 49 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 नंबर की 63 हासिल का 6, और 7 चौक 28 और 6 कितने होते हैं, 34 होते हैं। तो ये 343 आपके 7 के गण है। ये जो दे रखे हैं 343, ये 7 के गण है। तो मैंने आपको पूछा 6 का गण, तो आप कमेंट करके बताना 6 का गण कितना होता है। फिर एक सवाल दे रखा है आपको अगला वाला
कि एक सूत्र बताना आपको, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, या मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये ऊपर तीनों चीजें और नीचे 100 होने चाहिए, तो सरल ब्याज का सूत्र ये वाला होगा। इसी प्रकार से अगला सवाल आपको दे रखा है चौथा, कि ये 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य आपको 240 रुपए है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य आपको बताना है। जब भी आपको ऐसा सवाल दें, ज्यादा का देके कम का, एक का पूछे, तो आपको भाग करना है। जैसे आपसे पूछे कि 2 पेन का मूल्य आपको दे दें कि 2 पेन का मूल्य 10 रुपए है, आपको पूछे कि 1 पेन का मूल्य कितना होगा, तो आप जल्दी से बता दोगे 5 और 5 10। तो आपने क्या किया, इसमें 1 पेन का मूल्य ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट इसका उत्तर निकालने के लिए 2 का भाग दे दिया, 2 का 10 में भाग दे दिया, तो कितना आ जाएगा आपका 5 रुपये आ जाएगा। तो 1 पेन का मूल्य कितना हो गया हमारे पास में, 5 रुपये हो गए। तो जब भी आपको ज़्यादा का देखिए 1 का पूछे तो आपको भाग करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 240, 5 का 240 है, तो 1 का ज्ञात करने के लिए 5 का भाग दे देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना है, शक्कर का मूल्य वो कितना दे रखा आपको 240 रुपये। तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 240 में 5 का भाग दे देंगे। इधर भाग दे दो 240 में 5 का, ठीक है। 5 चौक 20, 4 बचेंगे, माइनस करेंगे तो 4 रहेगा, यहाँ पे ऊपर से 0 उतरेगा तो 40 हो जाएगा। 5 का पारा बोलो 40 कितने बार आते हैं, 8 बार में आते हैं, तो 5 8 40, ये आपका उत्तर हो जाएगा 48 रुपये। 1 किलो शक्कर का मूल्य कितना रुपये, 48 रुपये। तो आपको यहाँ इसका उत्तर जो 48 रुपये वाला है वो सही कर देना है। ये 48 आपके पहले ऑप्शन में दे रखा है। इस प्रकार आपको सभी सवालों को हल करते हुए इसका उत्तर निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट आप उत्तर नहीं बता सकोगे। तो सभी सवालों को पहले समझना पड़ेगा, फिर आप उसका उत्तर बता पाएंगे। तो मैं आपको सभी सवाल इसी प्रकार से समझाऊंगा। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाकी दोस्तों के साथ में भी वीडियो शेयर करते रहना। 5वां प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय, कौन सा है जो द्विपदीय व्यंजक है। द्विपदीय व्यंजक आपको इसमें बताना है। तो इसमें द्विपदीय व्यंजक आपके ये वाला हो जाएगा, ब वाला वो आपका द्विपदीय। ये वाला द्विपदी क्यों नहीं है, तो ये एक पदी है। ये एक पदी कैसे, तो 5 और 2 जुड़ेंगे और ये कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएगा। तो ये 2 पद वाला नहीं, ये 1 पद वाला ही है। यहाँ पे जो 5 - 3xy है वो द्विपदी है, जबकि तीसरा वाला जो ये 3 पदी, इसमें 3 पद है, ये 1 पदी है, ये भी 1 पदी है। तो थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हो जाएगा आपका इसमें ये 6ठा है कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के मापों का योग कितना होता है। कोई सभी चतुर्भुज ले लो, वर्ग ले लो, आयत ले लो, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सभी के अंदर के जितने भी कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं, तो चारों कोणों का जो जोड़ होती है वो 360 डिग्री होती है। कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। तो एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताना कि कौन सी आकृति के अंदर के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किस आकृति के अंदर के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उस आकृति का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कौन सी आकृति के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। और ये जो 90 डिग्री होता है इसको हम समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहा जाता है। और 180 डिग्री वाले कोण को हम कहते हैं सरल कोण। एक सरल रेखा बनती है, इसको हम सरल कोण कहते हैं। इसको रिजु कोण भी कहा जाता है। इसको सरल कोण का दूसरा नाम है रिजु कोण। ये रिजु का मतलब सरल होता है, सीधी लाइन होती है, उसको रिजु कहते हैं। तो कभी कभी आपके हिंदी में आ जाए कि सरल का विलोम क्या होता है, तो कठिन होता है या मुड़ा हुआ होता है। तो सरल का गणित में जो वक्र होता है, ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर आ जाएगा चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। 180 किस आकृति के होता है, तो आप कमेंट करके बताना। फिर आपको अगला सवाल ये देखा है 7वां सवाल। अब आपके जो 7 से 11 तक है वो शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर है। छोटे छोटे प्रश्नों के जवाब आपको देने 2-2 नंबर के आएंगे। ये जो ऊपर 1-1 नंबर के सवाल हमने कर लिए। फिर आपका 7वां सवाल है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। जब भी ऐसा सवाल आए आपको अब्बाजी गुणनखंड करने, फिर 3-3 के जोड़े बनाने, जो संख्या जोड़ा कम पड़ जाए उस संख्या से गुणा कर देना। जैसे इसको हम करके बताते हैं आपको। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 200 के अब्बाजी गुणनखंड करेंगे। इस 200 के यहाँ पे अब्बाजी गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 200 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। फिर 100 में 2 का भाग देंगे जो 50 बार जाएगा। फिर 50 में 2 का भाग देंगे जो 25 बार जाएगा। 25 में अब 2 का भाग नहीं जाता तो हम किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे जो 5 बार जाएगा। 5 में 5 का भाग 1 बार जाएगा। देखो ये घन पूर्ण है, पूर्ण घन बनाने के लिए कितने के जोड़े बनाने पड़ेंगे, 3-3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। जैसे 2 × 2 × 2, ये 2 का तो पूरा जोड़ा है लेकिन 5 का जोड़ा पूरा नहीं है। तो ये 5 का जोड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको, इस पूरी संख्या को
5 से गुणा कर देंगे, तो पूरी संख्या को 5 से गुणा करेंगे तो ये जोड़ा बन जाएगा 5 दूनी 10, ये 1000 बन जाएगा, जो कि किसके घन है, इसमें से एक एक ले लो, 2 × 5 बराबर 5 दूनी 10 के घन हो जाएंगे वो। तो इसको 5 से गुणा करने पर, 200 को 5 से गुणा करने पर वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, और वो संख्या क्या आएगी, तो फिर आपके 1000 हो जाएगी, और 1000 किसके घन है, 1000 आपके 10 के घन है। इस प्रकार से इसका जो उत्तर लिखोगे वो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे वो लिखोगे आप इसमें 5, वह सबसे छोटी संख्या जिसको गुणा करने पर 200 पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, तो वह छोटी संख्या कौन सी होगी आपके, इसका उत्तर कितना आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका 8वां है कि व्यंजक दे रखा आपको एक तो -4q और एक दे रखा आपको 7pq, इसका आपको गुणा करना है, तो हमने गुणनफल के रूप में इसको लिख लिया, तो संख्या संख्या अलग गुणा हो जाएगी और चर चर अलग गुणा हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका अगला स्टेप में -4 × 7 × p × q हो जाएगा। ये 2 बार q है, 1 बार p है, तो ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 4 का पारा 7 बार बोलेंगे, 4 और 7 28, 1 बार p आएगा, और q कितनी बार है, 2 बार है, तो q × q करेंगे तो ये आपका q का स्क्वायर हो जाता है। आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ती है, तो एक और एक घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका -28 pq का स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। आपको इस प्रकार से इसका गुणा कर लेना है। देखो पूरी गणित आपको समझा देंगे, इसी प्रकार से आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हम आपको आगे के सवालों में इसी प्रकार से समझा देंगे। तो -28 pq स्क्वायर आपका आंसर होगा। 9वां प्रश्न देखो आपके इसमें, किसी समबहुभुज के बहिष्कोण का माप, एक बहिष्कोण का माप 45 डिग्री है, तो सभी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि किसी भी समबहुभुज के बहिष्कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। बाहर के को चाहे आपका चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, त्रिभुज हो, सभी के बाहर के कोणों की जो जोड़ होती है वो 360 डिग्री ही होती है। सबके लिए बहिष्कोण का मान एक ही होता है, अंतःकोण का मान सभी के लिए अलग अलग होता है, वो हम अलग से बता देंगे। तो ये समबहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग, तो सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है, बहिष्कोणों का योग होता है आपका 360 डिग्री। तो सभी बहिष्कोणों का योग जो हम लिख लेंगे यहाँ पे, योग कितना लिखेंगे, 360 डिग्री। तो एक बहिष्कोण का माप आपको दे रखा है। ठीक है, आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको एक कोण का मान इसमें लिख लेना है। तो एक कोण का मान कितना है, यहाँ पे 45 डिग्री है, तो इसमें हम 45 का भाग दे देंगे। तो 45 का भाग देंगे इसमें, तो ये 45 और 36 किसके पास, 9 के पारे से काट लो इसको, 9 के पारे से 36 कटेंगे आपके 40 बार, और ये 45 कटेंगे 5 बार। ये हमने 9 के पारे से काट लिया इसको, 9 के पारे से 36 को काटा हमने 4 बार 0, और 45 को काटा हमने 9 के पारे से 5 बार, 9 पंजे 45। फिर हम 5 के पारे से 40 को काटेंगे, 5 8 40। तो कितनी भुजाएं आएगी इसमें, भुजाओं की जो संख्या होगी आपकी आ जाएगी इसमें 8 भुजाएं आ जाएगी। कितनी भुजाएं इसमें, 8 भुजाएं। तो अष्टभुज जो होता है उसके प्रत्येक बहिष्कोण का मान 45 डिग्री होता है। 8 भुजा का मतलब क्या हुआ, वो अष्टभुज है। 6 भुजा वाले को हम षटभुज कहते हैं, और 7 भुजा वाले को हम सप्तभुज कहते हैं। इसी प्रकार से 5 भुजा वाले को पंचभुज कहते हैं। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आपके 8 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 8 आपको निकाल लेना है। एक का दे के, तो बहिष्कोण का मान जो होता है वो 360 डिग्री होता है। किसी भी आकृति का ले लो, बहिष्कोण का मान सभी के लिए 360 डिग्री ही होता है। फिर आपको 10वें सवाल में एक आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। तो आकृति क्या है, आकृति आपके सामने एक आयत है, तो आपको इसमें आयत की लंबाई देखनी है। आयत की लंबाई कितनी देर की है, ये लंबाई 9 सेंटीमीटर है, लंबाई 9 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई देर की आपको 7 सेंटीमीटर। तो फिर आपको इसमें आयत का जो परिमाप है उसका सूत्र लगाना है। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये 2 कोष्ठक मतलब गुणा होगा यहाँ पे, 2 कोष्ठक लंबाई कितनी है 9 है, प्लस चौड़ाई कितनी है 7 है। इन दोनों को यहाँ पे पहले कोष्ठक हल करेंगे बोर्ड मास के नियम से। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, कोष्ठक का मतलब इंटू हो गया यहाँ पे, 9 और 7 कितने होते हैं 16 हो जाएंगे, 9 और 7 16। इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। परिमाप में एक ही बार लिखते हैं और क्षेत्रफल में उसको डबल स्क्वायर करना पड़ता है। परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब जैसे कोई व्यक्ति ये ए से दौड़ेगा, बी पे आएगा, सी पे जाएगा, डी पे आएगा और वापस ए पे आ जाएगा, तो एक चक्कर लगाने में, उस आकृति के एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी तय करता है उसको उसका परिमाप कहते हैं। तो ये 9 है तो ये भी 9 ही होगा, और ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा। तो आप इन चारों को जोड़ के भी निकालोगे तो भी इसका उत्तर 32 ही आएगा। जैसे 9 और 9 को जोड़ोगे तो 9 और 9 कितने होते हैं? 18, और 7 और 7 कितने होते हैं? 14। दोनों को जोड़ कर लो तो 8 और 4 12 के 2, हासिल का 1, 2 और 1 3, ये 32 इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये कि दी गई आकृति में एक लाल सेब आर प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब देखो ये जो गोला बना रखा है इसमें दो तरह की गेंद है, एक तो ग्रीन हरी गेंद है, एक रेड लाल गेंद है। आपको लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो आपको टोटल पता होना चाहिए इसमें, इस गोले में कितनी गेंद है। तो इसमें टोटल कितनी गेंद है? हरी कितनी, पहले जी वाली गिन लो, तो जी वाली कितनी? 1 2 और 3 गेंदें आपके इसमें हरी हैं, तो इसमें आपको हरी में लिख लेना है 3। और लाल कितनी है? 1 2 3 और 4 इसमें लाल है। तो टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी आपके 7 गेंद हो जाएगी। तो इसमें से कुल कितनी गेंदें निकलेगी? तो 7 गेंद निकलेगी, तो कुल परिणाम कितना आ जाएगा? कुल परिणाम तो हो जाएगा आपके 7 हो जाएगा। और फिर आपको निकालनी इसमें लाल, तो लाल कितनी गेंद है? लाल आपके 4 गेंद है। तो लाल गेंद की जो प्रायिकता होती है उसका सूत्र लिखेंगे। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये इसका सूत्र होता है। कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम प्रायिकता का सूत्र होता है। अनुकूल परिणाम कितने? अनुकूल का मतलब जिसकी पूछिए उसकी संख्या कितनी है। लाल कितनी? इसमें 4 है, तो 4 ऊपर लिखेंगे और टोटल नीचे लिखेंगे। कुल कितनी है? 7 है। 7 ही तो निकल सकती है, तो ये 7 और 4 नहीं कटेंगे, तो ये अपने आंसर आ जाएगा। ये क्या है? अपने आंसर है। तो इस प्रकार से हमने ये 7 से लगा के 11 तक के प्रश्न सोल्व किए। ये 2-2 नंबर के आपके सवाल आएंगे, ठीक है। ये सभी सवाल आपके 2-2 नंबर के आएंगे। 7वां 2 नंबर का है, 8वां 2 नंबर का, 9वां 2 नंबर का, 10वां 2 नंबर का और 11वां भी 2-2 नंबर का। तो 7 8 9 10 और 11 5 सवाल हमने कर लिए 2-2 नंबर के, यानी कि 5 × 2 10 नंबर के सवाल ये हो गए। और ऊपर अपने जो 6 सवाल किए थे 1-1 नंबर के, 6 प्रश्न 6 नंबर के, वो हो गए। तो अब तक हमने टोटल 11 सवाल हल कर लिए, ठीक है। अब हम आपका जो 12वां सवाल है वो देखेंगे। 12 से लगा के 21 तक जो है आपके लघुत्रात्मक प्रश्न है। 12वां जो सवाल आएगा इसमें आपको अबसद वाले सवाल आएंगे, सॉरी ये सत्य असत्य वाले, ठीक है। तो 12वें सवाल में आपको सत्य असत्य वाले सवाल मिलेंगे 12 से लगा के 21 तक, और ये आपके 4-4 नंबर के सवाल होंगे। तो 12वां सवाल आपके 4 नंबर का आएगा। इसमें आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और चारों आपके ये 1-1 नंबर के हैं। सत्य असत्य बताना है। तो पहला सवाल क्या है? इसमें आपको बताना है कि इसमें आपको निशान लगाना है कि कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। इसमें आपसे पूछा गया है कि ये जो संख्या दे रखी है 1354, ये 2 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये कह रहा है ये इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, ये तो गलत है। इसके लास्ट में देखो 4 आ रहे हैं, 2 का भाग किसमें जाएगा? 2 का भाग उसमें जाता है जिसका इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इसमें तो 2 का भाग जाएगा, इसके लास्ट में 4 है तो, और ये कह रहे हैं कि ये 2 से विभाजित नहीं है, तो ये तो असत्य है। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे ये असत्य के ऊपर इसका निशान लगा देना। यहाँ पे हम क्या करेंगे? असत्य है ये। फिर आपका अगला सवाल है ये दूसरा, ये 15 28 75 ये 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? संख्या के अंकों को जोड़ करके देखना पड़ेगा। ये जो 15 के 1 + 5 + 2 + 8 + 7 + 5 इन सभी की जोड़ करेंगे, और जोड़ में 9 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो 5 और 1 कितने होते हैं? 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और ये 7 और 5 12 हो गए। तो 16 और फिर हम 12 को जोड़ लेंगे, 6 और 2 8, 6 और 2 8 हो जाएंगे। और इधर कितने हैं? ये 2 28। क्या 28 में 9 का भाग जाता है? 28 में 9 का भाग नहीं जाता है, और ये कह रहे हैं कि ये तो 9 से विभाजित है, तो ये भी असत्य है। यहाँ पे अगर वो 27 होते हैं या जो किसी संख्या को कम कर देते हैं, वो मान लो यहाँ पे 4 होते हैं, ये वाले यहाँ पे 4 होते हैं, तब तो ये 27 आता, तो 27 में 9 का भाग चला जाता, तब तो ये 9 से विभाजित थी। लेकिन यहाँ पे ये 5 था, तो यहाँ पे 28 आया। 28 में 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा
नहीं जाएगा, जबकि ये कह रहे हैं ये तो विभाजित है, गलत है ये, तो इसका भी असत्य हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न ये कि तीसरा, यदि कोई संख्या 2 से तथा 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। आइए इसको चेक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में 3 की भाजकता का नियम क्या होता है? 3 की भाजकता का नियम ये होता है कि संख्या को जोड़ करके देखो, जैसे 9 का होता है वैसे ही 3 का होता है। संख्या को जोड़ करके देखो, 12 में देखो 1 और 2 कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 में 3 का भाग जाता है, इसलिए 12 में भी 3 का भाग जाएगा। इसके लास्ट में 2 है तो इसमें 2 का भाग भी जाएगा। जिस संख्या में 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, उस संख्या में 2 या 6 का भाग भी जाएगा। तो 12 में 2 का भाग भी जाता है, 12 में 3 का भाग भी जाता है, 12 में 6 का भाग भी जाएगा। इसका मतलब ये सही है, सत्य है। इसको हम क्या कहेंगे? हाँ, ये वाला जो कथन है वो सत्य है। जिस संख्या में 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, उसमें 6 का भाग भी जाएगा। अगला सवाल देखो, ये अगला सवाल आपके चौथा है ये कि यहाँ पे 6 + x दे रखा है जो कि 9 का गुणज है। तो आपको यदि x बराबर है जो 2 है तो वो 9 का गुणज होगा। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि x बराबर 2 रखने पर वो 9 का गुणज है। गुणज जानते हो? 9 के पहाड़े में आने वाली संख्या, 2 का गुणज 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या। ये कह रहे हैं यहाँ पे 2 रखने पर जोड़ करेंगे, जो उत्तर आएगा उसमें 9 का भाग चला जाएगा। देख लेते हैं। तो 6 + x की जगह पे कितना लिखना है? 2 लिखना है। 6 और 2 कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्या 8 9 के पहाड़े में आते हैं? नहीं आते। तो ये 6 ये यहाँ पे 8 9 के गुणज नहीं है। इसका मतलब ये जो x का मान 2 दे रखा वो गलत है। तो x का मान कितना होता तो ये 9 का गुणज बन जाता। आप कल्पना करो कि x की जगह पे कितना लिखते तो ये 9 का गुणज हो जाता, 9 के पहाड़े में आ जाती। तो x का गुणज यहाँ पे मान लो 3 रखते हैं तब तो ये 9 हो जाता, 9 गुणज होता, तब तो ये सही है। लेकिन अभी तो ये 2 है, इसका मतलब ये असत्य है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। फिर आपको एक 13वां सवाल दे रखा है। इसमें आपको ये बताना है कि प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान कर नीचे रिक्त स्थान पर आपको ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य में से उपयुक्त विकल्प लिखना है। तो ये वाला बताना आपको कि इसका जो पार्श्व दृश्य है या फिर ये किस प्रकार का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें आपको पार्श्व दृश्य और पश्च दृश्य के रूप में आपको इसको बताना है। ये भी आपको ये जो है ये आपके पार्श्व दृश्य या फिर पश्च दृश्य ये आपको उत्तर दृश्य के रूप में यहाँ पे बताना है। 2 शब्द लिखने, एक तो ऊपर से दृश्य और एक पार्श्व दृश्य। तो जो ऊपर से देखेंगे वो तो कैसा दिखाई देगा? ये वाला दिखाई देगा ऊपर से। तो ये तो इसका पार्श्व दृश्य। ठीक है, जब इसको हम पीछे से देखेंगे तो ये वाला पार्श्व दृश्य में आ जाएगा और ये वाला ऊपरी दृश्य में आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी आपको पार्श्व दृश्य और ऊपरी दृश्य में लिखना है। ठीक है, तो इसमें आप देखना, ये किताब से हम देख के कर लेंगे। अगला सवाल है फिर आपका 14, ये 14 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को एक वृत्त चित्र में दर्शाया गया है। इस वृत्त चित्र में पढ़कर जो नीचे पर जो सब प्रश्न पूछे गए उनके जवाब देने। 2 प्रश्न पूछे गए और 2-2 नंबर के उनको लिखना है। इसमें ये दे रखा आपको कि 15% आपके जो ये जेब्रा पेटी का जो पालन नहीं करते हैं। ठीक है, जेब्रा लाइन का पालन नहीं करते हैं। 25% ये आपके ऐसे हैं जो ट्रैफिक लाइट का पालन नहीं करने वाले होते हैं, ये अधिक भार क्षमता वाले हैं। और हेलमेट नहीं लगाने वाले 30% है। टोटल कुल मिला के ये 10% गति सीमा से अधिक और गति सीमा अधिक वाहन चलाने वाले ये 10% है। तो ये आपको इस प्रकार से इसमें दे रखा है। कुछ प्रश्नों के जवाब आपको पूछे गए हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। जैसे पहला प्रश्न आपका ये है कि सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहे हैं कि सबसे अधिक भार क्षमता ये दे रखी है, इसका आपको ज्ञात करना है। तो ये टोटल 100 होता है। टोटल कितना परसेंट होता है? 100% होता है। हमको बाकी सभी का तो दे रखा है, ये एक का ही नहीं दे रखा। हम क्या करेंगे, इन सभी की जोड़ कर लेंगे। ये वाला ये और ये, इन चारों की जोड़ करेंगे तो चारों कितने, ये 10% है प्लस 25% प्लस 15% प्लस ये 30%, इन सभी की जोड़ करेंगे, इन 100 में से घटा लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 और ये 40, ये हो जाएंगे 40 और 10 50 और 10 80% हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 80 को इसमें से घटा लो, 80 को इसमें से घटाएंगे तो 20% इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर कितना लिखोगे, 20%। तो 20% इस प्रकार से आपको पूरा सोल्व करके लिखना पड़ेगा वहाँ पे, जैसे ऊपर हमने किया वैसे वैसे ही। हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक वाहन चलाने वालों की
से कितनी अधिक है। ठीक है, हेलमेट नहीं लगाने वाले और गति सीमा से और स्पीड वाले वो कितने अधिक है। तो ये तो है आपके 10% है गति सीमा वाले, और हेलमेट नहीं लगाने वाले 20% है। कितने अधिक है, 30 में से आपको 10 को घटा लेना है, 30 में से 10 को घटा लेना है। तो 30 में से हम घटाएंगे 10 को, कितना परसेंट हो जाएगा, ये भी आपके 20% हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसके जवाब आपको लिखने हैं। अगला सवाल देखो, 15 नंबर सवाल। 15वां सवाल ये है आपके कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है और परिभाषाओं और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें आपको विशेष याद रखना है, समांतर चतुर्भुज में एक तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और लगातार जो दो कोण हैं उनकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर होती है। जैसे कोण A और कोण B का जो जोड़ है वो 180 डिग्री है, B और C की जोड़ 180 डिग्री है, C और D की जोड़ 180 डिग्री होती है। यानी कि जो लगातार कोण होते हैं इनकी जो आसन कोण जो होते हैं इनकी जोड़ समपूरक होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। इसमें आपको पूछा गया है कि AD के बराबर कौन सा होगा, ये AD के बराबर कौन सा होगा, इसके सामने वाला कौन है, इसके सामने वाला है आपका BC, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका BC। तो यहाँ पे आपको भरना है BC। कोण DCB, कोण DCB, ये कोण DCB, ठीक है, इसको हम वापस आपको मिटा देते हैं सबको इनको। ठीक है, कोण DCB, तो यहाँ बताने की ये वाला कोण किसके बराबर होगा। तो देखो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो कोण इसके बराबर सामने कौन सा, ये A वाला है, तो ये हो जाएगा DAB, कोण DAB या BAD, DAB के दो या BAD के दो एक ही बात है, कोण DAB के दो या कोण BAD के दो, दोनों एक ही है, तो इसका BAD हो जाएगा। ठीक है, कोण C और A बराबर हो जाएंगे। फिर कोण ये OC, ये OC किसके बराबर होगा, तो OC जो होगा, ठीक है, ये तो इसका हो जाएगा BAD, कोण BAD। OC किसके बराबर होगा, OA के बराबर होगा। OC जो ये है ये आपका OA के बराबर आएगा, तो OC ये OA के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये पूछ ले कि OD किसके बराबर थी, OB के बराबर लिखना है। ये कोण DAB, कोण DAB इसकी जोड़ और कोण CDA, कोण CDA इन दोनों की कोण पूछी गई है, इन दोनों की जोड़ कितनी होगी। यानी कि कोण एक तो आपको D पूछा है और एक कोण A पूछा है, इन दोनों की जोड़ किसके बराबर होगी, तो दो लगातार कोणों की जोड़ 180 डिग्री के बराबर होती है, और चतुर्भुज के चारों कोणों की जोड़ 360 डिग्री होती है। मैंने प्रश्न पूछा था कि कौन से आकृति के सभी अंदर के कोणों की जोड़ 180 डिग्री होता है, इसका उत्तर आपने अभी तक लिख लिया होगा, आप कमेंट करके बताना उसका उत्तर कितना आएगा। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको खंड ब में आपके ये इस प्रकार से इसको हल करके बताना है कि ये आपके 4 नंबर का सवाल आएगा। ये देखो दे रखा है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल आपको 2304 वर्ग मीटर है, तो इस क्षेत्र का वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल दे रखा तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, खेत का क्षेत्रफल जो दे रखा है वो आपको दे रखा है इसमें 2304 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर को मीटर स्क्वायर कहते हैं। और खेत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है वर्गाकार है तो भुजा का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 2304। आपको केवल भुजा ज्ञात करनी है तो इसका स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये 2304 इसके नीचे आ जाएंगे अंडर रूट में। अब आपको ये 2304 के वर्गमूल ज्ञात करने, तो 2304 के हम यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इधर 2304 के वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इधर हम वर्गमूल करने के लिए इसका गुणनखंड कर लिया, 2304 में 2 का भाग दिया तो ये 1152 बार गया, फिर 1152 में 2 का भाग दिया 576 बार, 576 में 2 का भाग 288 बार, 288 में फिर हमने 2 का भाग दिया तो 144 बार, 144 में 2 का भाग 72 बार, 72 में 2 का भाग 36 बार, 36 में 2 का भाग 18 बार, 18 में 2 का भाग दिया हमने 9 बार, 9 में 2 का भाग नहीं जाता है, फिर हमने 3 का भाग दिया जो कितनी बार गया 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2 2 2 2 और 3, ये संख्या हम यहाँ पे लिख लेंगे।
या तो इसको पूरा ही यहाँ पे बना के लिखो, ठीक है, यहाँ पे बना के लिख लेंगे ये वाला पूरा अंडर रूट करके। 2 कितनी बार लिखेंगे, तो 4 बार, तो मतलब 8 बार तो 2 लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 गुणा 2, 2 4 बार हो गए, 5 6 7 और ये 8 बार हो गए। फिर हम इसको 3 को लिखेंगे 2 बार, 3 इंटू 3। अब इसके बाहर निकालने के लिए 2 2 के जोड़े बनाएंगे और उसको हम एक एक बार लिखेंगे। तो ये बाहर निकालेंगे तो ये हमारा 1 बार आएगा, फिर 1 बार ये लिखेंगे 2, फिर 1 बार ये आएगा 2 इंटू 1 बार और 2 आएगा, इंटू 1 बार 3 आएगा। अब इन सबको आपस में गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, इंटू आ जाएगा हमारा 3। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 और 16 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 मीटर इसका आंसर आएगा। ये वाला जो सवाल है इसका उत्तर कितना आएगा, 48 मीटर। इस प्रकार से आपको ये सवाल पूरा करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा और ये वर्गमूल इस प्रकार से निकालते हैं। आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप इसको वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके वापस देखना, समझ में आ जाएगा। वर्गाकार क्षेत्रफल दे रखा था, इसके हमने भुजा स्क्वायर किया, भुजा बराबर अंडर रूट 2304 हो गया। फिर हमने 2304 का जो वर्गमूल निकाला, 2304 का वर्गमूल निकाला, जो कितना है हमारे पास में 48 आ गया। यानी कि 48 को 48 से गुणा करने पर 2304 आता है। अगर आपको वर्ग याद है, जैसे आपकी संख्या आ जाए 625, तब तो 625 आप सीधे ही करोगे, इसका उत्तर 25 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको याद होंगे तो डायरेक्ट ही लिख लोगे आप इसको। इसके लिए आपको जो 1 से लगा के कम से कम 30 तक वर्ग याद कर लेने। मैं आपको हर बार कहता हूँ फिर, लेकिन आप याद नहीं करते हैं। तो अब आगे का सवाल देख लेते हैं हम इसमें। आगे का सवाल ये है कि घातांक नियम का प्रयोग करते हुए आपको इसका उत्तर निकालना है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका उत्तर सीधे लिखोगे तो 48 लिख लेना, बराबर में 48 मीटर। अगला सवाल आपके ये है कि इसमें आपको घातांक नियम का प्रयोग करना है, और ये सवाल तो हम कितनी बार कर चुके पहले। घातांक नियमों का प्रयोग करते हुए मान ज्ञात करना है। तो ये दे रखा है 3 का घात 0, 4 की घात 0, 5 की घात 0, सभी की घात 0। तो किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पे 3 की घात 0 का मान 1 होगा, प्लस 4 की घात 0 का मान भी 1 होगा, 5 की घात 0 का मान भी 1 होगा, और उसकी -1 घात है। तो इनकी जोड़ कितनी हो जाएगी, 3 की घात -1 है तो उसको हम 1 के बटा में लिख लेंगे। इसका उत्तर 1/3 आ जाएगा। अगला सवाल देखो आपका, इसमें अगला सवाल है कि इनको आपको हल करना है। तो ये 2/3 की घात 5 है और 2/3 की घात 3 है। आधार समान है तो भाग में घातें घटती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। आधार समान होने पर ये a की घात 2 और b की घात यहाँ पे 4 है, ये a की घात 4 है। तो यहाँ पे a की घात कितनी हो जाएगी, a की घात 2 + 4 बराबर a की घात 6 हो जाएगी। ये अगर भाग में होता a की घात 6 भाजक a की घात 4, तो इसको हम लिखते हैं a की घात 6 - 2 बराबर a की घात 4 लिख लेते हैं। ये 4 है तो 6 में से 4 गए तो 2 आ जाएगा। तो जब घातें जुड़ेगी कब, जब वो आधार समान होगा और गुणा में होगा। घटेगी कब, जब वो भाग में होगी और आधार एक जैसा होगा। तो ये इनके आधार एक जैसे, तो हम इनकी घातों को घटा लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2/3 की घात, ये इधर 5 है तो 5 में से घटा लेना 3 को, कितना लिखोगे 2/3 की घात 2 लिखोगे। और इसको आगे और हल करना चाहो तो फिर 2 का भी वर्ग कर देना और 3 का भी वर्ग कर देना। तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, ये भी इसका आंसर लिख सकते हो। अगला प्रश्न आपका ये है कि संख्या रेखा पर आपको जो कुछ संख्या दे रखी है, इनका आपको मान, बीच की जो 4 संख्याएं ज्ञात करनी है। ये लो 2/3 के और 3/5 के बीच में 4 संख्या आपको इसको ज्ञात करनी। तो 4 संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको ये नीचे वाली संख्या को सेम बना देंगे। सेम बनाने के लिए ये 3 और ये 5 है, तो 3 और 5 के पहाड़े में कौन सी संख्या आती है, 15 आती है एक जैसी। तो हम इनको 15 बना देंगे। तो इसको तो हम गुणा कर लेंगे, इसको भी 15 बना लेंगे और इसको भी 15 बना लेंगे। तो 2/3 को 15, इसको 5 से गुणा करेंगे और इसको भी 5 से गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 तिया 15। इसी प्रकार से 3/5 को करेंगे तो ये 3 करेंगे इससे और इसको भी करेंगे 3 से। ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9, ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15। तो ये आपको यहाँ पे संख्या दिख रही 5 तिया 15 और ये 1 मिनट इसको वापस करते हैं।
ये थोड़ा सा हम इसको वापस करते हैं, ये 2/3 है, 2/3 है, और ये है हमारे पास में 3/5। इनके बीच की आपको संख्या लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके 0 लगा देंगे, इसको भी 0 लगा देंगे, 1/10 से गुणा कर देंगे। तो इनके बीच की संख्या ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा आपका 2/30 के बाद में 31, 2/32, 2/33, 2/34, 2/35। ये शॉर्ट में आप इस प्रकार से कोई से भी 4 संख्या, ये 31, ये 30 से लगा के इसके 50 के बीच में लिख लेना। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट के, वो आपको सीधा तरीका जो मैं बता रहा था पहले, वो 3 और 4 के लिए था, 2 के लिए था। तो ये बट्टा में दे रखा था, उसको सीधे तरीका ये कि बट्टे में 0 लगा के इसको इनके बीच की संख्या लिख लेनी। तो आपको समझ में आया होगा, ये 2/3 को हम 2/30 लिख लेंगे, और 3/5 को 3/50 लिख लेंगे। फिर इनके बीच की संख्या लिख लेंगे, ये 30 और 50 के बीच में कोई सी भी 4 संख्या लिख लो, जैसे 2/40 लिख लो, 3/40 लिख लो, इसी प्रकार से कोई सी भी, ठीक है, 2/37 लिख लो, 3/48 लिख लो, कोई सी भी 4 संख्या लिख लेना इनके बीच की संख्या। तो इस प्रकार से, और ऊपर 2 और 3 ही रखना, 2 और 3 ही रखना है। फिर आपके अगला सवाल ये है कि राम ने 10,000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लिए 10% ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया, और यदि वह सरल ब्याज की दर पर लेता तो दोनों ब्याज में कितना अंतर होता है वो आपको बताना है। तो एक बार तो आपको इसका सरल ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा, एक बार आपको इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। तो दोनों हम इसमें आपको ज्ञात करके बता देते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें यह वाला सवाल। तो सबसे पहले हम इसका साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें मूलधन कितना है। तो मूलधन तो दे रखा आपको इसमें 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये। समय कितना है, समय है अपने पास में 2 वर्ष, और दर कितनी है, दर है अपने पास में 10%, 10% की दर है। और आपको इसमें पहले सरल ब्याज ज्ञात करना। तो सरल ब्याज का सूत्र क्या होता है, सरल ब्याज का सूत्र होता है, वो होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर, और बट्टे में लिखने 100। इन सभी के मान लिखेंगे यहाँ पे। मूलधन कितना है, मूलधन है हमारे पास में 10,000, तो 10,000 यहाँ लिखेंगे, इंटू समय कितना है 2 वर्ष, इंटू 2, इंटू दर है 10%, और बट्टे में लिखेंगे 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 100 के 1 0 से 10,000 का 1 0 कट जाएगा। हमारे पास में जो संख्या बचेगी वो ये है, एक तो आपकी 1,000 बचेगा यहाँ से, और एक 2 बचेंगे। दोनों को गुणा करेंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा आपके 2,000 रुपये। 2,000 रुपये तो आया आपका साधारण ब्याज। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है वो आपको लिख लेना है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, वो सूत्र होता है मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय, और माइनस वापस हम क्या करेंगे, मूलधन को घटा लेंगे। तो ये तो मूलधन कितना है 10,000 है, 10,000 है, और 1 प्लस दर कितनी है 10/100 की घात समय माइनस ये 10,000 हम इसमें से घटा लेंगे, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। इसको हम घटा लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 इंटू, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 100 में ये 1 प्लस 10/100 है, तो ये हो जाएगा आपका 110 और बट्टे में 100, और इसकी घात आ जाएगी 2 माइनस, और ये 10,000 वैसे वैसे ही लिख लेंगे। पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर इसमें से 10,000 को घटाएंगे। तो ये 0 से 0 को हम यहाँ से हटा देंगे, तो ये आ जाएगा अपना 10,000, ठीक है, इंटू ये 11/10 है, तो 11/10 को क्या करेंगे यहाँ पे 11 × 11 करेंगे, और बटे में 10 × 10 हो जाएगा। इसके 2 0 से इसके 2 0 हट जाएंगे, और माइनस में आ जाएगा आपका ये 10,000 रुपये, ठीक है। अब आपको आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे तो बचा हमारा 100, यहाँ पे 11 × 11, तो 100 × 11 × 11 माइनस 10,000। पहले 11 को 11 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 121, और 2 0 और लगा देंगे माइनस 10,000 इसमें से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 10,000 माइनस करेंगे 12,100 में से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2,100 रुपये अपना चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो ये तो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। और सरल ब्याज कितना है इसका 2,000 रुपये। सरल ब्याज 2,000 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2,100 रुपये। तो अंतर कितना आ जाएगा,
तो अंतर ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज माइनस सरल ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज कितना है 2100 रुपये और सरल ब्याज कितना है 2000 रुपये। जब इनको हम घटाएंगे 2100 में से 2000 को तो कितना रुपये का अंतर आएगा 100 रुपये का अंतर आएगा। तो इसका मतलब कोई व्यक्ति अगर सेम समय और ब्याज की दर है और उसको जो सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की दर से ब्याज लेता है उधार लेता है तो उसको चक्रवर्ती ब्याज के जो 100 रुपये ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे। तो ये हमेशा चक्रवर्ती ब्याज ज़्यादा ही रहता है सरल ब्याज की तुलना में। तो इस प्रकार से आपको ये 19वां सवाल पूरा कर लेना। आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो को पीछे ले जाके एक बार जो वापस अपनी नोटबुक में इसको उतार लेना, नोटबुक में या फिर कहीं कॉपी में इसको लिख लेना। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। तो इसको हम भी यहाँ से मिटा रहे हैं। इसका उत्तर आ जाएगा आपके 100 रुपये। पूरा इसके आपको सोल्व करके बताना पड़ेगा आपको वहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको 20वां सवाल देख लेते हैं। 20वां सवाल आपके सामने है कि दो संख्याओं का योग 95 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो वे दोनों संख्याओं का मान आपको ज्ञात करना है। देखो हम मान लेते हैं एक संख्या जो है वो हम मान लेते हैं x है और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी अपनी 90 माइनस 95 माइनस x हो जाएगी, 95 माइनस x हो जाएगी। ये होगा इन दोनों की जोड़, एक x है तो दूसरी 95 माइनस x हो जाएगी। ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। या फिर इसको ऐसा कर लो, एक संख्या मान लेते हैं x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या मान लेते हैं x, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 15 हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारे पास में दूसरी संख्या और पहली हो जाएगी हमारी दूसरी से 15 अधिक है। इन दोनों की जोड़ प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार करेंगे इसको, इन दोनों संख्याओं की जोड़। ठीक है, x प्लस 15 इनकी जो जोड़ है वो कितनी दे रखी है आपको 95 दे रखी है। तो यहाँ पे x और x को जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 15 और बराबर में कितना चल रहा है 95। हम यहाँ पे 15 को हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x बराबर 95 माइनस 15। 95 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 70 बच जाएगा। तो 70 इसमें बच जाएगा। 95 में से 15 माइनस करेंगे तो 80 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2x बराबर 80। तो x बराबर कितना आएगा 80 और बट्टे में 2 बराबर 40। तो एक संख्या तो हमने मानी थी वो 40 आ गई, दूसरी संख्या इसमें 40 में 15 और जोड़ दो तो पहली संख्या तो हो जाएगी आपकी, ये तो है आपकी दूसरी संख्या है ना, तो ये तो है आपकी दूसरी संख्या। तो पहली क्या हो जाएगी 40 प्लस 15, तो पहली क्या हो जाएगी आपके, पहली संख्या से 15 अधिक है मतलब 40 से 15 अधिक है तो ये कितनी हो जाएगी 55 हो जाएगी। और इन 40 और 55 को जोड़ के भी देख लेना, इसका उत्तर 95 ही आएगा। तो इस प्रकार से आपको इसका सवाल हल कर लेना है। अगला सवाल देखो आपके 21 नंबर। देखो पूरा इस पेपर सोल्व करेंगे। अब तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और आगे के जितने भी मॉडल पेपर वगैरह आएंगे वो सभी को इसी चैनल पे मिलेंगे। विज्ञान का भी मैं सोल्व करके डाल दिया है, आप देख लेना विज्ञान का पेपर भी, और सभी सब्जेक्ट के आपको मॉडल पेपर यहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और भी जितने भी मॉडल पेपर वगैरह होंगे वो सभी आपको यहाँ पर जो मिलते रहेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं आपके 21 नंबर। 21 नंबर ये है कि माल से लदा हुआ एक ट्रक यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 24 किलोमीटर चलता है। यदि वह ट्रक वही चाल से 15 घंटे मतलब 5 घंटे में तय की गई दूरी आपको बतानी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं कि 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है तो 5 घंटे में आपको तय की गई दूरी बतानी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसमें 25 मिनट में तय की गई दूरी, 25 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी है, तय की गई दूरी वो जो है अपने दे रखी है यहाँ पे 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। ये कह रहा है कि 5 घंटे में वो कितना चलेगा। तो आपको क्या करना है कि ये मिनट में दे रखा है तो इस 5 घंटे को भी मिनट में बदल देना है। तो 5 घंटे में कितने मिनट होंगे, 5 घंटे में मिनट ज्ञात कर लेंगे। तो 5 को देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 5 घंटे में कितने हो जाएंगे, 5 घंटे में मिनट, तो 5 घंटे में मिनट हो जाएंगे 5 × 60। ठीक है, 5 ×
60, 5 6 30, यानी कि 5 घंटे की बात कर रहा है वो, तो 300 मिनट की बात कर रहे हैं। 5 घंटे के दो या 300 मिनट के दो एक ही बात है। तो 25 मिनट में 14 किलोमीटर चल रहा है। तो आपको बताना है कि वो 5 घंटे या फिर 300 मिनट में कितना चलेगा। तो हम पहले 1 मिनट का ज्ञात कर लेते हैं। 1 मिनट में वो कितना चलेगा, तो सेम संख्या लिखेंगे 14/25 किलोमीटर। ये 1 मिनट में इतना किलोमीटर चलेगा। आपको बताना है कि वो 300 मिनट में, 5 घंटे के दो या फिर 300 मिनट के दो, 300 मिनट में कितना चलेगा वो, तो ये हो जाएगा 14/25 इंटू 300। इसको हम यहाँ पे काट लेंगे, 25 के पार से काटेंगे, 25 से कम 25, और फिर यहाँ पे 5 बजेगा तो 25 दूनी 50, ये 25 के पार से 12 बार कट जाएगा। फिर हम यहाँ पे 14 को 12 से गुणा कर लेंगे। 12 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, 12 36, 12 चौक 48 के 8 हासिल के 4 आएंगे, 12 और 4 कितने होते हैं 16 आ जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 168 किलोमीटर। तो वो 5 घंटे में, या आपको कहे कि वो 300 मिनट में कितना चलेगा, 5 घंटे में या फिर 300 मिनट में वो 168 किलोमीटर चलेगा। ये इसका आंसर होगा। देखो मैं आपको सभी सवाल इसी प्रकार से समझा दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बस। फिर आपका निबंधात्मक प्रश्न, ये 22 नंबर, 22 से 25 तक आपके निबंधात्मक प्रश्न है। तो इसमें आपको ये वाली आकृति दे रखी, इस पूरी आकृति का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सभी आकृतियां इसमें अलग अलग आकृति का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये आकृति, इसको हम नाम दे देंगे, ये आकृति 1 है, ये आकृति 2 है, फिर ये आकृति 3 है, और ये वाली आकृति 4 है। इन चारों आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर इसमें हम चारों को जोड़ कर लेंगे तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम आकृति 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आकृति 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको, ये आकृति 1 में क्या है, समलंब चतुर्भुज है, और ये आकृति 2 3 4, आकृति 1 और 2 ये समलंब चतुर्भुज है, 3 और 4 त्रिभुज है। तो इन दोनों में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, और इन दोनों में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो आकृति ये 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। आकृति 1 का क्षेत्रफल, तो आकृति 1 का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, ये समलंब चतुर्भुज है, तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। ये समांतर भुजा होती है, ये 30 और ये 50, ये समांतर भुजा है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये 50 सेंटीमीटर इसकी दूरी है। तो इसका जो मान आ जाएगा वो 1/2 कोष्टक, ए का मान यहाँ पे 30 है, बी का मान यहाँ पे 50 है, इंटू एच कितना है वो भी 50 आ जाएगा। तो हम पहले जोड़ करेंगे, 1/2 इंटू 50 और 30 कितने होते हैं 80, इंटू करेंगे 50। 2 के पारे से इस 80 को काट देंगे 40 बार, और 50 से इसको गुणा करेंगे। 2 के पारे से ये 80 कट गया 40 बार, और 40 को 50 से गुणा करेंगे तो 4 और 5 20, और 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, ये मीटर हो तो मीटर में दे रखा है, तो ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल इसलिए इसको स्क्वायर में लिखेंगे। इसी प्रकार से आपको आकृति 2 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरे नंबर पे हम करेंगे आकृति 2 का क्षेत्रफल। आकृति 2 का क्षेत्रफल, आकृति 2 का क्षेत्रफल वही सेम सूत्र लगाएंगे, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। ये ए और बी समांतर भुजा है, मतलब ये 50 और 50 समांतर है, टोटल 100 है। तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी आएगी, 50, 100 में से 50 को कम कर देंगे तो ये मान आ जाएगा हमारे पास में, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 50 आ जाएगा। तो इसका मान हम निकाल लेंगे यहाँ से, 1/2 कोष्टक, ए का मान 50 है और बी का मान भी 50 है, और एच का मान इनके बीच की दूरी भी 50 ही है। देखो टोटल 100 है, यहाँ तक अगर 50 है तो 100 में से 50 को घटाए तो ये वाली आ जाएगी, ये भी 50 ही आएगी। तो एच का मान भी कितना आ जाएगा आपके 50 आ जाएगा। पहले जोड़ करेंगे तो 1/2 इंटू 50 और 50 कितने होते हैं 100 होते हैं, इंटू 50 कर देंगे। फिर 2 के पार से इस 100 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा ये, 2 के पार से 100 कटेगा आपका 50 बार। तो हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे 50 इंटू 50, जो कितना आएगा 5 5 25, और 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2500 मीटर स्क्वायर। तो अभी तक आपने 2 आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम तीसरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये इसका आधार हो जाएगा, ये इसका आधार है और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। आधार कितना है तो आधार हम निकाल लेंगे, या फिर ये इसका आधार है और ये इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ तक 70 है, यहाँ तक कितना है 70 है।
तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से 70 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। तो इसे आकृति 3 का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको अलग से बना लेते हैं। आकृति 3 का क्षेत्रफल, आकृति 3 का क्षेत्रफल। तो आकृति 3 में क्या है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। वो होगा आपका 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार कितना 40 ले रहे हैं हम इसमें, और ऊंचाई आ जाएगी आपकी 30। तो इसको 2 के पार्ट से 40 को काट देंगे 20 बार और इंटू 30 करेंगे। 20 और 30 गुणा करें तो 20 तिया 60 और 2 जीरो लग जाएगा, सॉरी 1 जीरो लग जाएगा। 20 तिया 60 और 1 जीरो 600 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको आकृति 4 का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। आकृति 4 का क्षेत्रफल, आकृति 4 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यही त्रिभुज है 4 में भी, तो आधार इंटू ऊंचाई 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है इसमें, आधार वही 40, तो ये हो जाएगा आपका इसमें 1/2 इंटू आधार है इसमें 40। ऊंचाई देखो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ये कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपकी 70। अब इसमें हम 2 के बार से इस 40 को काटेंगे 20 बार और इसको हम 70 से गुणा कर देंगे। 2 7 कितने होते हैं 14 और 2 जीरो लग जाएगा 1400 मीटर स्क्वायर, 1400 मीटर स्क्वायर। अब आपको चारों ही आकृतियों को जोड़ के पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पूरी आकृति का क्षेत्रफल, पूरी आकृति, ये पूरी जो आकृति दे रखी है इसका आपको क्षेत्रफल, या बहुभुज ABCDEF का क्षेत्रफल। इस प्रकार से हम पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पूरी आकृति का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर में क्या करेंगे, आकृति 1 का क्षेत्रफल, आकृति 1 प्लस आकृति 2 प्लस आकृति 3 प्लस आकृति 4 का क्षेत्रफल करेंगे। तो इन सभी का क्षेत्रफल हम यहाँ पे कर लेंगे। आकृति 1 का क्षेत्रफल कितना है, ये है देखो, आकृति 1 का क्षेत्रफल 2000, यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे 2000। आकृति 2 का क्षेत्रफल कितना है 2500, यहाँ लिखेंगे हम 2500। आकृति 3 का क्षेत्रफल आया आपका 600, यहाँ लिखेंगे हम 600। और आकृति 4 में आया था 1400। इन सभी को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो देखो 2 जीरो तो सबके हैं, तो 2 जीरो तो पहले ही लगा लो ये। फिर यहाँ से तीसरी संख्या ये 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 0 15 ही रहेगा। हासिल का 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 2 6, तो 6500 मीटर स्क्वायर ये इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल वो कितना आएगा, 6500 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो ऐसे ही सवाल को आपको इसमें हल करना है। यह इसके अथवा में आपको सवाल मिलेगा ये वाला कि एक समचतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल दे रखा है, इसमें आपको एक भुजा की विकर्ण की लंबाई दे रखी है आपको 30 मीटर, तो दूसरी भुजा का विकर्ण आपको ज्ञात करना है। दूसरी विकर्ण ज्ञात करने और कौन सा विकर्ण अधिक है और कितना है वो आपको बताना है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो आपको याद होना चाहिए। वो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का, एक मिनट, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों का गुणनफल तो एक तो दे रखा आपको इसमें 30 है, तो दूसरे का आपको ज्ञात करना है, तो दूसरा हम इसमें ज्ञात कर लेंगे। तो दूसरा ज्ञात करने के लिए जैसे विकर्णों का गुणा, जैसे ये वाला समचतुर्भुज है, ये वाला समचतुर्भुज, तो इसमें ये विकर्ण ये विकर्ण, एक को हम ए मान लेंगे दूसरे को बी मान लेंगे। तो ये दे रखा आपको 240 बराबर 1/2 इंटू ए इंटू बी कर लेते हैं। ए का मान आपको दे रखा है 30, आपको बी का मान ज्ञात करना है। ए बराबर 30 है और बी बराबर आपको ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका 240 बराबर 1/2 इंटू ए का मान कितना है 30 और बी का मान आपको ज्ञात करना है। तो 2 के पार्ट से ये 2 को और 30 को यहाँ से हटा दो, तो ये हो जाएगा आपका 240 इंटू 2 और बट्टे में आ जाएगा 30 बराबर बी आ जाएगा। तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 3 के पार्ट से 3 एक बार कटेगा और 24 कटेंगे 8 बार। तो बी का मान कितना आएगा, बी का मान आ जाएगा 2 इंटू 8, 2 8 कितने होते हैं 16 मीटर सेंटीमीटर, जो भी ये दे रखा है उसमें आंसर आ जाएगा। तो पहला कितना है 30 है, दूसरा कितना है 16 है। अब आपको बताना है कि ये कौन सा है जो अधिक, इसमें से विकर्ण कौन सा विकर्ण अधिक लंबा है। तो ये वाला विकर्ण जो है, दूसरा वाला विकर्ण वो छोटा है और पहले वाला विकर्ण इसमें
बड़ा है, ये 30 और ये वाला 16 ही है। तो कितना अधिक है तो वो ज्ञात करने के लिए इस 30 में से 16 को घटा लेंगे, 14 इसका उत्तर आ जाएगा। 14 सेंटीमीटर वो लंबा है। इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल कर लेना है। फिर आपके अगला सवाल ये है कि एक आयतन दे रखा है और इसका आधार का व्यास दे रखा है। आधार का व्यास दे रखा है आपको, और आपको इसमें इसकी बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो उसको भी हम करते हैं यहाँ पे। ये है इसका बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, उसका आयतन दे रखा है आपको। देखो अथवा में करना है, या तो इसके ऊपर वाला करना है आपको, या फिर इसके ये अथवा वाला ये वाला करना है। तो बेलन का आयतन आपको ये सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको मीटर में बदल देंगे। ठीक है, इसको हम मीटर में बदल देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 140 सेंटीमीटर। इसमें मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे तो 1.40 मीटर आ जाएगा। अब आपको बेलन का आयतन लगाना है। बेलन का आयतन ये क्या होता है, बेलन का आयतन कितना दे रखा है 1.54, ठीक है, मीटर क्यूब आपको दे रखा है। आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, बराबर में ये भी आयतन ही 1.54 भी। अब इसमें हम मान लिख लेंगे। पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर का मान तो दे ही रखा है 1 मिनट। ये इसका व्यास है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा। तो ये व्यास तो आर कितना हो जाएगा 1.40 में 2 का भाग देंगे तो ये 0.70 आ जाएगा। तो ये इसका आर का मान जो आएगा वो 0.70 इंटू 0.70 आ जाएगा। और इंटू एच का मान तो हमको ज्ञात करना है, बराबर में आ जाएगा हमारा 154। ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में आएगा 100, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में आएगा 100। 0 से 0 0 से 0 कट जाएगा। ये 7 से ये वाला 7 कट जाएगा। अब देखो इधर क्या बच रहा है, एक तो 22 इंटू 7 बटे में 10 बच रहे और इंटू एच है। तो 22 इंटू 7 और बटे में 10 इंटू एच बच रहा है और बराबर में आ रहा है 154। हमें एच का मान ज्ञात करना है, तो ये 22 इंटू 7 कितने होते हैं 154 होते हैं। तो इसकी जगह ये हो जाएगा आपका 154 बटे 10 इंटू एच बराबर 154। ये 10 इसके गुणा में चले जाएंगे, ये 154 इसके भाग में आ जाएंगे। तो एच बराबर क्या आएगा 154 इंटू ये गुणा वाले ऊपर, ये भाग वाले ऊपर गुणा में चले जाएंगे और ये ऊपर गुणा वाले 154 नीचे भाग में आ जाएंगे। 154 से 154 कट जाएगा और एच का मान कितना आएगा 10 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इसमें सोल्व करना है। अगला सवाल देख लेते हैं हम इसमें। अगले सवाल में आपको किन्हीं दो के गुणनखंड ज्ञात करने, किन्हीं दो के आपको गुणनखंड ज्ञात करने। जैसे ये जो दे रखा है ये 4p स्क्वायर माइनस 9q², इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2, 4 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 और p का स्क्वायर माइनस 3q², तो इसको हम 9q² को हम 3q² भी लिख सकते हैं। फिर एक सूत्र बनेगा यहाँ पे a² माइनस b², इसको हम क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। a का मान 2p है और b का मान 3q है। प्लस में लिखेंगे इसको, एक बार वापस माइनस में भी लिखेंगे तो 2p माइनस 3q, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक तो ये हो गया, एक इसको सोल्व कर लेना, ठीक है, इस वाले को भी सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करने के लिए इस x² प्लस 6x प्लस 8 को 8 के टुकड़े करो, जिनको जोड़ें घटाएं तो 6 आ जाए। तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 और 2 6। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। इसमें से हम x कॉमन निकालेंगे, यहाँ x बचेगा x प्लस 4, इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 4। तो ये x प्लस 4 को हमने एक बार लिखा और कोष्टक के बाहर वाले को भी हमने एक कोष्टक में बंद कर दिया, तो ये x प्लस 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका x प्लस 2। ये आपका जो सवाल हो जाएगा। कोई से भी 2 को करना है तो आप इन दोनों को कर लेना, सरल है ये, ठीक है। और ये इससे पहले एक और है, ये a4 माइनस b4, ये भी कर लेते हैं हम इसमें। ये a की घात 4 माइनस b की घात 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर और उसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और उसका स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यह आएगा आपका a² प्लस b² और यह आ जाएगा आपका a² माइनस b²। इसको एक बार और लिख लेंगे, ये तो हो जाएगा आपका a² प्लस b²। इसको लिखेंगे हम तो यह आ जाएगा आपका a प्लस b और a माइनस b। ऐसे इसको भी कर सकते हैं।
फिर आपके एक चतुर्भुज की रचना करनी, ये तो रचना तो आपको करनी पड़ेगी, ये अभी मैं इसको यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगा आपको, तो अभी इसको भी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो इसमें आपको एक चतुर्भुज की एक रचना वाला सवाल आएगा, वो आपको समझा देंगे अलग से वीडियो में, ठीक है। ये दोनों सवाल देख लो आप इसमें। अंतिम जो सवाल है, आपको इसमें उचित पैमाने का प्रयोग करते हुए एक आपको आलेख बनाना है। एक तरफ आपको जमा राशि धन देखना है, एक तरफ आपको साधारण ब्याज देखना है कि 1000 जमा कराएंगे तो उसका 80 रुपये ब्याज आएगा, 2000 पे 160 है, 3000 पे 240 है, 4000 पे 320 है और 5000 पे 400 रुपये ब्याज आएगा। तो एक तरफ तो आपको ये जो ब्याज लेना है, एक तरफ आपको साधारण ब्याज ले लेना है। जैसे ये वाली जो आएगी, ये वाली एक इस तरफ तो आपको ले लेना है, जैसे ये वाला यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे ले लेंगे हम 1000, फिर ये आपका 2000, 3000, 4000, 5000, ये 6000, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे संख्या ले लेंगे, ये 3000 और यहाँ पे है 4000, यहाँ पे 5000 और यहाँ पे है 6000। और इधर आपको राशि ले लेनी, ब्याज कितना आ रहा है 80, 60, ठीक है। यहाँ पे इधर जो राशि ले लेनी, यहाँ पे 80 ले लेनी है, ऊपर यहाँ पे 160 ले लेना है और फिर से ऊपर आपको 240 ले लेने, फिर आपको 320 ले लेने, फिर आपको 400 ले लेने, 400। फिर आपको इसमें देखना है कि देखो 100 रुपये पे 1000 रुपये पे कितने का ब्याज है, 1000 पे 80 का है, तो इसको हम 1000 पे 80 का दे देंगे, ये 1000 पे 80 का। फिर 2000 पे 160 का है, तो ये 2000 पे 160 का आ जाएगा। 3000 पे आपको 240 रुपये, 4000 पे है 320 रुपये और 1 मिनट 3000 पे 1 मिनट, ये थोड़ा सा सही नहीं लगा, इसको वापस सही करते हैं, ये यहाँ पे आएगा। और 4000 पे आपका 400 रुपये, ये देखो 5000 पे 400 रुपये। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सा मिलान कर लेना है। हाँ, ये हमने लिख लिया। अभी हम इस सभी को एक लाइन में, ये सीधी एक लाइन में है ना, ये सभी एक लाइन में इसको मिलान कर लेंगे। एक ये वाली जो लाइन है, इसको हम एक सीधी रेखा के रूप में इसको मिलान कर लेंगे, तो ये वाली एक आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, ये आपको एक ग्राफ के रूप में बना लेना है। ये इस प्रकार से आपका एक ग्राफ तैयार हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसका जो दूसरा है उसको भी बता सकते हैं, 1000, 2000, 3000 सेम आपको इसमें मिल जाएगा। फिर एक कि क्या यह आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, तो हाँ, ये आलेख जो मूल बिंदु से गुजरता है, ये आलेख ये मूल बिंदु से होके गुजरता है, ये मूल बिंदु है। और क्या है इसमें, और इसमें पूछा गया है कि आलेख के आधार पर है जो 2500 रुपये का वार्षिक ब्याज कितना होगा। तो इस आलेख पे आपको बताना है कि 2500 रुपये का वार्षिक ब्याज कितना होगा। तो ये 2500 और ये 3000 दोनों के बीच में आएगा, तो ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा, तो इसका जो बीच में आएगा वो इधर आ जाएगा। तो ये आपके आ जाएगा इनका दोनों का बीच का 240 और 160 का आधा, दोनों के बीच का। तो ये 160 और 240 के बीच में कितने आते हैं, 200 आते हैं। तो 2500 रुपये का जो ब्याज है वो कितना आएगा, 200 रुपये आएगा। इस प्रकार से आपको सभी सवालों को सोल्व करना है। मैं विश्वास करता हूं और पूरी उम्मीद करता हूं कि आपके ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। जो जितने भी सवाल मैंने थे वो आपको सभी को करवा दिए। आगे के सभी पेपर आपको इसी प्रकार से सॉल्व करवा दिए जाएंगे। आपके एग्जाम तक आपको इसी प्रकार से जुड़े रहना है ताकि आपके जो कोई प्रश्न गलत ना हो। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और विज्ञान का पेपर भी आप देख लेना, मैंने अपलोड कर रखा है, गणित का, विज्ञान का, सामाजिक का, सभी पेपर अपलोड कर दिए हैं। आपको जो अपलोड किए हुए पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या नहीं मिले तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना। व्हाट्सअप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, व्हाट्सअप ग्रुप पर आप जुड़ जाना, ठीक है। और उसमें से आप जो अपने मैसेज मेरे को कर सकते हो। वहाँ पर और भी आपको कोई सवाल समझ में नहीं आए तो उसका फोटो खींच कर आप मुझे भेज देना, उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।